स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट और खबर आ रही हरिद्वार से, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व में एक जंगली हाथी ने वनकर्मी को मौत के घाट उतार दिया है। तो ये खबर आ रही है जहां हाथी ने गौरव नाम के कर्मचारी को बुरी तरह कुचल दिया है। मामला दोपहर 2:30 बजे का है। तो गौरव यहां गश्त कर रहे थे, इसी वक्त उसको जंगली हाथी ने घेर लिया और फिर काफी बुरी तरीके से उनको मारा है। इस दौरान जो बाकी वनकर्मी मौजूद थे उन्होंने गोलीबारी कर फायर कर हाथी को डराने की भगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक हाथी ने गौरव को इतनी बुरी तरह जख्मी कर दिया कि अस्पताल में उनकी जान चली गई है। तो ये खबर आ रही है, दर्दनाक खबर है, राजाजी टाइगर रिजर्व की है, जहां पर एक हाथी ने जंगल की सुरक्षा में लगे एक कर्मचारी को हमला करके मौत के घाट उतार दिया है। तो गश्त पर थे वनकर्मी जिनकी ड्यूटी यहां पर लगी रहती है और इस दौरान ही घटना घट गई। ये हमारे बेरीवाड़ा रेंज में राजाजी टाइगर रिजर्व पे उसमें ये गौरव कुमार है। ये स्टाफ के साथ रेगुलर गश्त में थे और वहाँ पे हाथी ने चेज किया इनको और इनको तुरंत वहाँ से स्टाफ द्वारा हॉस्पिटल लाया गया और यहाँ पहुँचते ही इनको डिक्लेयर कर दिया कि इनकी डेथ हो गई है। और 3 लोग थे साथ में, टोटल 4 लोग थे। हाँ, गश्त के दौरान उन्होंने कैसे जान बचाई? वो भाग करके वो दूर से देखते रहे, चिल्लाते भी रहे। उन्होंने वो हवाई फायर भी किया, लेकिन वो तब तक वो कर चुका था। उसके बाद फायर से तो भाग गया हो, लेकिन तब तक उनको तो नुकसान पहुंचा चुका। चमोली के देवाल ब्लॉक में एक हादसा हो गया। हादसा देवाल सियालकोट रोड पर हुआ, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को पीएचसी देवाल लाया गया, जहां 2 की हालत गंभीर थी, जिन्हें फिर सरकार के हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स भेजा गया है, जबकि 3 बाकी जो घायल हैं उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो अनियंत्रित होकर ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई और उसमें लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों महिलाओं को संपत्ति में अधिकार का आदेश जारी किया, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही। खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी तारीफ की। अब मुख्यमंत्री का कहना है कि बड़ा फैसला है और सोशल मीडिया में इसको लेकर बाकायदा वीडियो जारी किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि जब वो राज्य के कृषि मंत्री थे तो चमोली की एक महिला विश्वेश्वरी देवी ने उनसे महिलाओं को संपत्ति में हक दिलाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने कहा तब से उनके जहन में ये बात रही और अब जबकि वो मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने लाखों महिलाओं को उनका हक दिलाया है। मुख्यमंत्री कृषि मंत्री थे, आए थे 2007-8 में, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम महिलाओं को, बैंक वाले बोल रहे कि तुम इतना अच्छा काम करते हैं लेकिन ऋण ले जाओ, लेकिन ऋण कैसे ले जाते हैं, हमारे पास तो कोई संपत्ति थी नहीं, तो हमको ऋण नहीं मिलता था। तो मैंने मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमको भाई भूमि में हमारा बराबरी का वो होना चाहिए, संपत्ति का, तो तब हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन आज मैंने जब मुख्यमंत्री के भाषण सुने मोबाइल में, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जो मैं चाहती थी, जो मेरे दिल में था पीड़ा महिलाओं के लिए, वो आज पूरा हुआ। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी को। चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून के पास लच्छीवाला में स्थानीय लोगों से टोल टैक्स लेने का मामला बढ़ता जा रहा है। हालांकि इलाका खुद मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र का है, इसलिए राहत की भी उम्मीद बढ़ रही है। लच्छीवाला टोल पर हंगामे को लेकर 2 दिन के लिए स्थानीय लोगों को छूट दी गई, लेकिन मामला थमता नहीं दिख रहा है। स्थानीय लोगों के साथ साथ अब सियासी पार्टियां भी इसमें कूद गई हैं। सिटी बस एसोसिएशन ने सोमवार को विरोध का ऐलान किया है, तो कांग्रेस ने भी इसका समर्थन कर दिया है। टैक्स के बाद टैक्स, टैक्स के बाद टैक्स, आप हर जगह टैक्स वसूली करेंगे तो यह बिल्कुल अन्याय होगा। कांग्रेस इसका बिल्कुल पुरजोर विरोध कर रही है और करती रहेगी। अगर हमें जेल भी जाना पड़ेगा हम जेल भी जाएंगे, लेकिन हम इसका पूरा विरोध करेंगे। इस हिसाब से डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं और जब टोल प्लाजा पे हमारी मार पड़ रही है, हम बस नहीं चला पाएंगे और हम सोमवार को जो है हम अपने जो है बसों का संचालन बंद कर देंगे। बीजेपी खुद भी इसे बड़ा मुद्दा मान रही है और स्थानीय लोगों के लिए पास की व्यवस्था की बात कर रही है। साथ ही बीजेपी ने दावा किया है कि सीएम इस मामले को लेकर केंद्र से जरूर बात करेंगे। स्थानीय लोगों को राहत मिलनी चाहिए कि स्थानीय लोगों को रोज आना जाना होता है, तो अब वो एक तो टोल के कारण उनको आने जाने में दिक्कत होगी, पैसे का भार भी पड़ेगा। तो स्थानीय लोगों को, क्योंकि वो तो हमारे स्थानीय रास्ते, आज वो NH वो अलग बात है, आज व्यवस्था बदल गई, लेकिन स्थानीय लोग तो अपने क्षेत्रों में मूवमेंट करेंगे ही, तो उनके लिए कोई ना कोई सरकार व्यवस्था बनाएगी, ऐसा मेरा मानना है, निश्चित बनाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वार्ता कर सकते हैं केंद्र सरकार से कि क्या इसमें हो सकता है कि स्थानीय लोगों को किस प्रकार की रियायत दिए जाए, क्योंकि वो टूरिस्ट पैलेस भी है वहाँ पे लच्छीवाला में, काफ़ी लोग वहाँ पर जाते हैं।
उधम सिंह नगर में टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर में रहने वालों को छूट दी गई है और यहाँ तो मामला सीएम की विधानसभा का है, तो उम्मीद डोईवाला और आसपास के लोगों को भी पूरी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। चलिए बात कांग्रेस की करते हैं, बात हरीश रावत की करते हैं, जो एक बार फिर अपनी पार्टी के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। हरीश रावत ने एक पोस्ट के जरिए कई सारे सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर प्रचार नहीं करने वाले भी आज हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि उनके हार के बाद भी कई जगह हार हुई, लेकिन उन्होंने कोई हिसाब किसी से नहीं मांगा। हालांकि 2017 में पार्टी की हार की जिम्मेदारी भी ली। तो हरीश रावत के कमेंट पर उनके पुराने करीबी रहे रंजीत रावत ने निशाना साधा है। रंजीत रावत ने कहा कि चेहरा सोशल मीडिया से नहीं बल्कि दिल्ली वालों से तय होना, यानी कि दिल्ली से घोषित होना है। कांग्रेस हाईकमान बार बार ये अनाउंस कर चुकी है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा और ये चेहरा कोई देहरादून में घोषित नहीं होना है, न फेसबुक वालों ने करना है, न सोशल मीडिया ने करना है। चेहरा घोषित भी करेगी तो हाईकमान करेगी और माननीय रावत जी को हाईकमान से बात करनी चाहिए और इस तरह से जगहसाई नहीं करानी चाहिए। चलिए तो फिलहाल इस तरह के गिले शिकवे के बीच कांग्रेस खुद को मजबूत विपक्ष दिखाने की कोशिश कर रही है और महंगाई के मुद्दे पर राज्य के अलग अलग जगह प्रदर्शन किया गया, पदयात्रा निकाली गई। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और किसानों को लेकर कांग्रेस ने देहरादून में भी प्रदर्शन किया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश मौजूद रही और सड़क पर मार्च निकाला गया और कहा कि महंगाई के मुद्दों को कांग्रेस नहीं छोड़ेगी क्योंकि जनता त्रस्त है। प्रीतम सिंह ने कहा कि 22 फरवरी को ब्लॉक लेवल पर और विधानसभा सत्र के बाद फिर पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। हमारा जो दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, उसको हम निर्वहन कर रहे हैं और आम जन जो है सरकार से त्रस्त है। और मुझे आज राहुल गांधी जी का वो बयान याद आता है कि ये सरकार एक नीति पर चल रही है और वो नीति है हम दो हमारे दो। इनके हितों को संरक्षित करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। उधर रुद्रप्रयाग में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और यहां भी महंगाई और किसानों का मुद्दा प्रमुख था। पूर्व मंत्री मातबर सिंह कंडारी कंधे पर रसोई गैस का सिलेंडर लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। पूरी पदयात्रा में कंडारी कंधे पर सिलेंडर लादे हुए थे और बढ़े हुए दाम जो है उन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की जा रही थी। किसान विरोधी ये सरकार, इसलिए कांग्रेस आंदोलन कर रही है कि ये बिगड़ी हुई सरकार होश में आए और जनता को राहत दें। ये हमारा नारा है। महंगाई कम होनी चाहिए, उत्पीड़न कम होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का दावा है कि बीजेपी और कांग्रेस के कुल 4 ऐसे विधायक और एक कैबिनेट मंत्री हैं जो उनके संपर्क में हैं, यानी कि वो लोग आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और अगले कुछ महीने में ऐसा हो भी जाएगा। इतना ही नहीं, मोहनिया ये भी दावा कर रहे हैं कि इनसे मुलाकात और कंफर्म बात हो चुकी है, लेकिन फिलहाल वो नाम जाहिर नहीं कर सकते। मोहनिया का कहना है कि 22 के चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के भी नेता कई हैं ऐसे जो उनकी पार्टी में शामिल होंगे और लगातार इस पर काम चल रहा है। तो मैंने कहा जिन लोगों ने अभी कंफर्म किया उनमें संख्या ये है, 1 मंत्री हैं, 4 विधायक हैं। तो मैंने ऐसा नहीं कि स्पेशली उसके लिए बोला था, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो निश्चित तौर पे मेरे को जवाब देना पड़ेगा और मुझे लगता है कि मुझे सच बताना चाहिए जनता को, उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। और मैंने उनको यही बोला था कि भाई टाइम आएगा निश्चित तौर पे और सही समय पर लोग बाग ज्वाइन करेंगे। तो बयान दिया तो उसके बाद हलचल मच रही थी। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि आपने झूठ की सारी सीमाएं पार कर दी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पैर नहीं जमा पाएगी और इस बार भी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ही सरकार बनाएगी। देखिए, आम पार्टी भी यहाँ कुछ भी अपना पैर नहीं जमा पाएगी। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली की हालत जो आम पार्टी ने कर दी है, जो वादे उन्होंने किए सारे 6 साल के अंदर झूठे साबित हुए हैं। इस प्रकार के उत्तराखंड की जनता को वो नहीं बहका सकते, ना ही लूट सकते। अनेकों दावे हैं, उस पर हम बहस नहीं करना चाहते। जब बिंदु ने आप बोलेंगे तो उन पर हम बताएंगे भी आपको। लेकिन मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प है। हम सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। हम कभी जाति और धर्म भाषा पर राजनीति नहीं करते, क्षेत्रवाद पर राजनीति नहीं करते।
चलिए और अब बात करेंगे क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड की, जो एक बार फिर से विवादों में है। इस बार बीसीसीआई के आदेशों को अनदेखा कर हल्द्वानी के एक बैन क्रिकेटर को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए चेन्नई भेज दिया गया। हालांकि सीएयू के मेंबर्स कह रहे हैं कि इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। असल में उम्र के विवाद के चलते हल्द्वानी के क्रिकेटर को मार्च 2021 तक 3 साल के लिए बैन किया गया था, लेकिन उसे उत्तराखंड की टीम में चुन लिया गया। अब इस मामले में जांच की बात हो रही है, तो बड़ी मुश्किल से राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई ने मान्यता दी और अभी विवाद खड़ा हो गया। और अब जंगलों की बात करेंगे, जो इन दिनों भी लगातार धधक रहे हैं। चमोली के जंगलों में आग फैलती जा रही। नागनाथ रेंज के सेमीखाल जंगल में भीषण आग लगी है, तस्वीरें बता रही हैं। तो ऐसे में जो यहाँ पर लाखों की वन संपदा है, करोड़ों की वन संपदा है, वो भारी नुकसान में है। वन विभाग की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन खतरा लगातार बना है क्योंकि आग बहुत तेजी से फैल रही है। खबर रामनगर से, जहां कोटाबाग में एक लड़की ने अपने ही पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जबकि 3 नाबालिग बेटियों ने पिता पर मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब चारों बच्चियां घर से भागकर भंडार पानी पहुंची। महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष अमिता लोहनी को इन लड़कियों ने अपनी सारी बात बताई। लड़कियां बालिग हैं, उनमें से एक, उसका आरोप है कि उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया कई बार, जबकि बाकी तीनों का भी आरोप है कि उनका पिता उनका मानसिक शोषण करता है। अब इसमें कालाढूंगी थाने में 0 FIR दर्ज की गई है और राजस्व पुलिस को मामला ट्रांसफर किया जा रहा है। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो चमोली आपदा को चौथा दिन बीत चुके हैं और लापता 204 लोगों में से अब तक 64 शव बरामद हुए हैं, जबकि 34 की शिनाख्त भी हो चुकी है। वहीं 28 शवों की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। तो फिलहाल ऐसे शवों के DNA सैंपल रखे गए हैं, FSL देहरादून भेजे गए हैं और अब भी 140 लापता लोगों को ढूंढा जा रहा है। टनल में खोजबीन जारी है और अस्थायी पुल, सड़क और पानी बिजली की व्यवस्था भी जो इलाकाई लोग हैं उनके लिए की जा रही है। तो इसी खबर के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही।